दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के कौन है वीडियो में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी सेक्शन 54, सेक्शन 54B और सेक्शन 54D। ये 3 सेक्शन हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए। अगर आपने पिछला वीडियो उसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो अगर आपने नहीं देखा तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप जाकर के पिछले वीडियोज़ यहाँ पर देख सकते हो। सारे के सारे वीडियोज़ यहाँ पर सीक्वेंस में अपलोडेड हैं। ठीक है, बात करें इस वीडियो की तो ये होगा हम लोगों का एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेक्शन 54E, 54E और 54EB। ठीक है, ये 3 सेक्शन आपके एक ही में होंगे। उसके बाद सेक्शन 54EC, 54EE और सेक्शन 54F, ये सेक्शन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है, जैसी कंडीशन हम लोगों ने देखी थी, जिस तरीके से आपका जो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो रहा था, उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पर भी एज इट इज सेम टू सेम रहता है। कोई ज़्यादा अलग से बहुत कंडीशन इसमें नहीं होती है। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्शन 54E, EA और EB, इन 3 सेक्शन को हम लोग एक ही में कवर करेंगे। और ये आपका होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। ठीक है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ जो होती है, अगर उसमें आप अपना कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, जो भी कैपिटल गेन आपको हो रहा है उस कैपिटल गेन को अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ जो दी गई हैं, तो आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाती है। कौन कौन से हैं देखिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे कंडीशन से। तो कंडीशन में देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या लिखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड। मतलब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है वो किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके आपको हो सकता है। ठीक है, बस एसेट क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए, और उसको आप ट्रांसफर करोगे, उस पर आपको जो भी कैपिटल गेन होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन को आपको इन्वेस्ट करना है किसमें, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में। इसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, न्यू असेट शुड बी परचेज्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल असेट एंड मस्ट बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जो नया असेट आपने परचेज किया है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आपने वो कहीं परचेज किए हैं, उनको आपको क्या करना है, 6 महीने के अंदर अंदर परचेज कर लेना है। किससे, डेट ऑफ ट्रांसफर से। मतलब यहाँ पर आपने ट्रांसफर किया इस डेट पे, ठीक है, आपको कैपिटल गेन हो गया। अब इससे लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, नया सेट को परचेज कर लेना है। और नया सेट जैसे ही आप परचेज करोगे तो उससे लेकर के 3 साल तक आपको उस असेट को होल्ड करके रखना है, तभी आपका एग्जेम्पशन वाला चलता रहेगा। नहीं तो अगर आप उसको बेच देते हो तो फिर आपका वहाँ पर विड्रॉल हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या बोले, न्यू असेट जो होगा आपका स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, वो क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दूसरा आपका हो सकता है सेविंग सर्टिफिकेट्स, उसके बाद यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर स्पेसिफाइड डिबेंचर्स जो होंगे उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। यहाँ पे तो 3 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने कवर किए। एक तो सबसे पहला, कोई भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यहाँ पर हो सकता है जिसको बेच के आपको जो कैपिटल गेन होगा उसको आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में, और जिस डेट पर आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर आपको परचेज कर लेना उसको। उसके बाद जिस दिन आप परचेज करते हो उससे लेकर के 3 साल तक आपको उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो असेट की बात हो रही है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है, वो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेविंग सर्टिफिकेट, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और स्पेसिफाइड डिबेंचर्स। बात करें हम लोगों का कितना एग्जेम्पशन हम लोगों को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट परचेज। तो जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपसे कई बार बोला था कि अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, इसमें से अगर आपने मान लीजिए 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो आपका कितना एग्जेम्प्ट होगा, 8 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा। इन केस मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 10 लाख की जगह 12 लाख में, मतलब 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ था और आपने जो नया सेट परचेज किया है वो 12 लाख का कर लिया, तो यहाँ पर आप ये नहीं करोगे कि 12 लाख का एग्जेम्पशन मांगो। एग्जेम्पशन आपकी उतनी ही हो सकती है जितने का आपका कैपिटल गेन है। मतलब कैपिटल गेन को कभी भी आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। आपकी जो एग्जेम्पशन है वो कभी भी कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट यहाँ पर नहीं करेगी किसी भी सेक्शन के अंडर में। इसके बाद अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए आप परचेज करते हो, आपको 6 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है, उसके पहले अगर आपकी ड्यू डेट आने वाली है, आप रिटर्न फाइल करने वाले हो ड्यू डेट पे, तो रिटर्न फाइल करने की डेट तक अगर आपने परचेज नहीं किया है तो आप क्या करते थे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक होता था, इसके अंडर में आप एक अकाउंट ओपन करते तो उसमें पैसा डाल देते थे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाली जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ जो एग्जेम्पशन होगी उसी की बात हो रही है कि आपको परचेज अगर आप करते हो तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन की। ठीक है, तो जो एग्जेम्पशन आपको मिली थी वो आपकी विड्रॉ हो जाएगी। किस केस में, अगर आपने जो नया सेट परचेज किया था, ठीक है, जो नया सेट आपने परचेज किया था, जो सिक्योरिटीज आपने परचेज करी थी, अगर उसको आप ट्रांसफर कर देते हो या फिर आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हो इनटू मनी,
ट्रांसफ़र करने का तो मतलब आप समझिए कि आपने सेल कर दिया। कन्वर्टेड इनटू मनी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया और बैंक में आपने उस सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलेटरल वहाँ पे जमा करा दिया, या फिर आपने वो सिक्योरिटीज़ मॉर्गेज करके आपने पैसा उठा लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेड इनटू मनी। तो अगर आप असेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर अगर आप उसको एज अ कोलेटरल कहीं पे रख देते हो और आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हो इनटू मनी, और ये आपका अगर होता है विदिन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस डेट पे आपने इस असेट को परचेज किया था उससे लेकर के 3 साल के अंदर अंदर अगर आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हो मनी में या फिर अगर आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, तो ये आपका ट्रीट किया जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये टैक्सेबल हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है या फिर आपने कन्वर्जन उसका करवाया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का होगा विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। तो ये 3 हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी कंडीशन थी, इसमें कंडीशन देख ली क्या थी, कितना अमाउंट हम लोगों का एग्जेम्प्ट होगा और कब हम लोगों का जो एग्जेम्पशन का अमाउंट है वो विड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे के सेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेक्शन 54 EC। अब देखिए सेक्शन 54 E हो, EC और EE, ये सारे के सारे लगभग सिमिलर हैं। यहाँ पर क्या बोले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। जैसे पीछे अगर आपने देखा था तो यहाँ पर क्या था, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थी, यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोगों का पिछले वाले सेक्शन में हम लोग कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर कर रहे हैं उससे होने वाले कैपिटल गेन को अगर हम इन्वेस्ट करते थे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में तो हमको एग्जेम्पशन मिल जाती थी। यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो क्या होना चाहिए, या तो लैंड होना चाहिए या तो फिर बिल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड मस्ट बी अ लैंड और अ बिल्डिंग और बोथ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों की एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन वही सेम है, जिस डेट पे आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर नए एसेट को परचेज कर लेना है, वही सेम पीछे वाली कंडीशन। उसके बाद चेंज क्या है, यहाँ पर पीछे आप क्या कर रहे थे, आपको उसको होल्ड करके रखना है मिनिमम 3 साल तक, जिस डेट पे आपने परचेज किया उससे लेकर के 3 साल तक मिनिमम आपको होल्ड करना है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर बोल रहे हैं आपसे वो कि जिस डेट पे आपने बेचा, मतलब वो कैपिटल गेन आपको हुआ है उससे लेकर के 6 मंथ के अंदर आप क्या करोगे, परचेज कर लोगे। जिस डेट पे जैसे ये आपने बेचा इसको, ठीक है, इस डेट पे आपने बेचा, इससे लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर आप परचेज तो कर लोगे, लेकिन जिस डेट पे आप परचेज करोगे उससे लेकर के अब आपको 5 साल तक उसको मिनिमम यहाँ पर होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, पिछले वाले में 3 साल था, इसमें 5 साल है। उसके बाद न्यू एसेट जो आपका होगा, यानी कि स्पेसिफाइड बॉन्ड्स जो होंगे आपके, वो क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट मेड इन बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 years एंड इशूड ऑन और आफ्टर 1 April 2018 बाय NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एनी अदर बॉन्ड एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बॉन्ड किसके किसके होंगे, या तो NHAI के बॉन्ड हो, या तो फिर REC के बॉन्ड हो, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड हो, या तो फिर कोई ऐसा बॉन्ड हो जो कि नोटिफाई किया हो किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इन बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, और ये क्या होंगे, रिडीमेबल आफ्टर 5 year होंगे, मतलब 5 साल के पहले आप इनका पैसा निकाल नहीं सकते। तभी मैंने कहा कि देखिए ये जो आपका लॉक इन दिया गया है ये 5 साल का दिया गया, मतलब 5 साल तक आपको इसको होल्ड करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी कंडीशन की बात, और कैपिटल गेन को आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना और कितने टाइम में इन्वेस्ट करना इसकी बात। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितना अमाउंट हम लोगों का यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। तो अमाउंट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट परचेज। तो ये सेम वही कंडीशन है कि मान लीजिए आपका यहाँ पर 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, मान लीजिए कि आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख रुपए आपने नहीं किया, तो जितना आपने खरीदा है, मतलब 25 लाख रुपए का आपका जो नया सेट की कॉस्ट है ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन केस मान लीजिए कि आपने 30 लाख रुपए का पूरा खरीद दिया, तो आपका कितना इन्वेस्ट वो एग्जेम्प्ट होगा, 30 लाख होगा। इन केस मान लीजिए कि आप 35 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट कर दे, तो मतलब 30 लाख का कैपिटल गेन है, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया 35 लाख रुपए, तो आपका एग्जेम्प्ट कितना होगा, 30 लाख रुपए ही होगा। क्योंकि मैं बार बार आपको क्या बोला हूँ, जितना मैक्सिमम कैपिटल गेन आपका है उतना ही अमाउंट आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। एक चीज़ का बस आपको और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बोले हैं, मैक्सिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा वो 50 लाख रुपए तक ही हो सकता है। सपोज यहाँ पर आपका कैपिटल गेन हुआ 70 लाख रुपए का, ठीक है, 70 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, आपने मान लीजिए 60 लाख रुपए इसमें से इन्वेस्ट कर दिया। अब आप ये नहीं कहोगे कि मुझे ये 60 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं मुझे ये पूरा का पूरा इसका एग्जेम्पशन चाहिए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लिमिट फिक्स है कि 50 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, आप एग्जेम्प्ट कितना करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए करवा सकते हो। मतलब 70 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, उसमें से हमने इन्वेस्ट किए 60 लाख रुपए, लेकिन हमको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए तक का। और ये 50 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है ये आप जिस प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल गेन आपको हुआ है उस प्रीवियस ईयर में, और साथ में उसके सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में। सपोज आपका
2020 से लेकर के 21 का जो प्रीवियस ईयर था उसमें आपको एक कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, आपका ये प्रीवियस और इसके अगला वाला यानी कि 21 से लेकर के 22, तो इन दोनों को मिला करके आप 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्वांटम की भी बात कर ली। अब इसके बाद आती है लास्ट में वही विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन में भी वही सेम चीज़ है कि एसेट जो आपने नया परचेज किया था अगर आप उसको ट्रांसफर कर देते हो या तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो इनटू मनी। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिएगा, वहाँ पर 3 साल था, यहाँ पर क्या है 5 साल का टाइम है कि मतलब आपने ट्रांसफ़र कर दिया उसको या फिर आपने उसको कन्वर्ट करा दिया मनी में, और ये टाइम लिमिट कितनी है 5 साल के अंदर अंदर, मतलब जिस डेट पे आपने परचेज़ किया है, ठीक है, जिस डेट पे आपने परचेज़ किया उससे लेकर के 5 साल के अंदर अंदर अगर आप उसको या तो बेच देते हो या ट्रांसफ़र कर देते हो या तो फिर आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हो मनी में, तो ये आपका जो एग्जेम्पशन आपको मिली थी ये आपसे वापस ले ली जाएगी और ये आपका ट्रीट किया जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये टैक्सेबल किस में होगा, उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया या फिर आपने कन्वर्जन करवाया है इसका, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली सेक्शन 54 EC की। इसके बाद हम लोगों का एक और आता है इसी से रिलेटेड सेक्शन 54 EE। अब देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ है, जैसे पहले वाले में सिक्योरिटीज़ था, दूसरे वाले में बॉन्ड्स था, इसमें क्या है स्पेसिफाइड फंड्स दिए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड, इसमें भी सेम चीज़ वही है। देखें पहले पॉइंट में देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, तो मतलब लैंड और बिल्डिंग वाला जो हमने लास्ट वाले में देखा वो कंडीशन यही है, कोई भी एसेट आपका हो लॉन्ग टर्म नेचर का हो वो आप यहाँ पर ट्रांसफर करके उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट सेम वही पीछे वाला कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 6 महीने के अंदर अंदर कर लेनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस डेट पे आपने ट्रांसफर किया आपको कैपिटल गेन हुआ उससे लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद देखें आपको इसको होल्ड कितने टाइम तक करना है, मिनिमम 3 साल तक आपको इसको होल्ड करना है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि इस डेट पे आपको कैपिटल गेन हुआ इससे लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर आपने नया असेट परचेज कर लिया और जिस डेट पे आपने असेट को परचेज किया है उससे लेकर के 3 साल तक आपको उसको होल्ड करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट किस में करना है, जो स्पेसिफाइड फंड की बात कर रहे हैं ये क्या है, तो देखिए न्यू असेट यानी कि स्पेसिफाइड फंड जो है वो क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ सच फंड एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि क्या कंडीशन होनी चाहिए और आपका जो कैपिटल गेन हो रहा है उसको आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। अब इसके बाद आती है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, तो सेम वही चीज़ है इसमें भी कि जो एग्जेम्पशन होगी वो कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट परचेज, और मैक्सिमम इसमें भी कितना है 50 लाख रुपए तक का ही यहाँ पर आपको लिमिट सेट है कि इससे ज़्यादा आप एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकते हो। इसके बाद लास्ट आता है भाई विड्रॉल की बात। तो विड्रॉल देखिए जितने टाइम ड्यूरेशन को आपको होल्ड करने के लिए बोला गया है उसके पहले अगर आप उसको ट्रांसफर या फिर कन्वर्ट करा लेते हो इनटू मनी तो आपकी वो जो एग्जेम्पशन थी वो यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोले, न्यू असेट ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इट शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द असेट वॉज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी। तो जिस डेट पे आप जिस प्रीवियस ईयर में उसको कन्वर्ट करा रहे हो और ट्रांसफर कर रहे हो उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 54F। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग होता है, कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो कैपिटल गेन आपको हो रहा है, ठीक है, वो कैपिटल गेन को आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो किसी भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, बॉन्ड में, रेजिडेंशियल हाउस में, एग्रीकल्चरल लैंड में। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपसे, यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब इस बार आपको कैपिटल गेन ही नहीं, आपको जो पूरी की पूरी कंसिडरेशन रिसीव हुई यानी कि आपकी जो पूरी की पूरी नेट कंसिडरेशन है वो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करनी है किसमें, रेजिडेंशियल हाउस के अंडर में, ठीक है। रेजिडेंशियल हाउस से रिलेटेड एक और आपका सेक्शन था सेक्शन 54, लेकिन सेक्शन 54 में कुछ अलग चीज़ें थी उसको मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा, और यहाँ पर 54F में कुछ अलग चीज़ें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, ये तो सिमिलर है हम लोगों की सेक्शन 54 से रिलेटेड, मतलब असेसीज आइदर एन इंडिविजुअल और HUF। तो सेक्शन 54 की जब हमने बात की थी तो वहाँ पर भी इंडिविजुअल HUF होता है। दूसरी चीज़ ट्रांसफर्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया, सेक्शन 54 में आप क्या करते थे कि आप रेजिडेंशियल हाउस को ही ट्रांसफर करते थे और इसके बदले में किसको खरीदते थे, रेजिडेंशियल हाउस को ही यहाँ पर परचेज कर लेते थे, तो आपको यहाँ पर सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलती थी।
सेक्शन 54F में क्या बोल रहे हैं आपसे वो कि आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यहाँ पर ट्रांसफर करना है, लेकिन वो रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस वाली तो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके होगे ना सेक्शन 54 में। तो रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपका हो सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोले, असेसी डज नॉट ओन मोर देन वन हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, अदर देन द वन मेंशन्ड बिलो। मतलब ये जो नीचे आपको बताया गया घर खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, जैसे हम लोगों ने 54 में देखा था, जो सेक्शन 54 था हमारा, उसमें हमने देखा था कि जब आप ट्रांसफर करते हो तो आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है उस कैपिटल गेन को आपको रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में इन्वेस्ट कर देना है या फिर कंस्ट्रक्ट करा लोगे। तो 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर, याद है आपको, या फिर 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करा लेना है। तो इस वाले घर को जो आप नया खरीदने वाले हो, इसको छोड़ करके आपके पास में कोई और ऐसा एक घर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहे हैं, वही चीज़ें, असेसी डज नॉट ओन मोर देन वन हाउस, ठीक है, एक घर से ज़्यादा आपके पास में नहीं होना चाहिए, मोर देन वन हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर अदर देन द वन मेंशन्ड बिलो। मतलब एक रेजिडेंशियल हाउस आपके पास में है जिसमें मान लीजिए कि आप रह रहे हो, इसमें आप रहते रहते आपने कोई भी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यहाँ पर ट्रांसफर किया था, उसी की नेट कंसिडरेशन को आप इन्वेस्ट करोगे अब रेजिडेंशियल हाउस में। मतलब आपके पास में एक ये घर हो गया और एक ये वाला घर हो गया, ये दो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास में 2 रेजिडेंशियल हाउस यहाँ पर थे, एक तो मान लीजिए कि आप खुद रह रहे थे, लेट आउट, एक आपने सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था और एक आपने लेट आउट करके रखा हुआ था। तो 2 अगर आपके पास में घर थे तब आप इसके अंडर में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि इसका ध्यान रखिएगा कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके पास में सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए वहाँ पे। इसके बाद जो कैपिटल गेन आपको हो गया, ठीक है, जो कैपिटल गेन आपको हो गया और आपको यहाँ पर नेट कंसिडरेशन रिसीव हो गया, अब इस नेट कंसिडरेशन को आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट आपको कहाँ करना है, रेजिडेंशियल हाउस के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोले, असेसी हैज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर परचेज 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो जिस डेट पे आपने ट्रांसफर यहाँ पर किया है, ठीक है, जिस डेट पे आपने ट्रांसफर किया है उससे या तो 1 साल पहले या तो इसको ट्रांसफर करने के 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर, ट्रांसफर करने के 2 साल के अंदर अंदर आप एक रेजिडेंशियल हाउस को परचेज कर लो। या फिर दूसरी कंडीशन देखिए, असेसी हैज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर कंस्ट्रक्टेड 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो सेम वही सेक्शन 54 से रिलेटेड है ये। तो या तो आप एक घर परचेज कर लोगे या फिर एक घर आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो। कंस्ट्रक्शन में आपको 3 साल तक का टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसके बाद लास्ट कंडीशन देखिए, इनकम फ्रॉम द न्यू हाउस, जो आपने नया घर खरीदा है, ठीक है, नया घर खरीदा या नया घर कंस्ट्रक्ट आपने किया है, उससे होने वाली जो इनकम है वो चार्जेबल कहाँ पे हो, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने वाला घर खरीदा हो अपने बिजनेस पर्पस के आपने खरीद लिया हो या फिर आपने कुछ और काम के लिए उसको खरीदा हो, आप उसमें रह रहे हो या फिर आपने मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा है या फिर आपने लेट आउट उसको कर दिया है, उसकी जो इनकम है वो चार्ज कहाँ होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में। तो सेम वही 54 से रिलेटेड था, इंडिविजुअल या एचयूएफ को ओन करेंगे। डिफरेंस बस ये था कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो आपका होगा वो रेजिडेंशियल हाउस ना होकर के कोई और एसेट होगा। उसके बाद आपके पास में कोई और घर नहीं होना चाहिए। एक घर अगर आप रह रहे हो इसमें रेजिडेंशियल हाउस में, तो आप कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपना ट्रांसफर करोगे और इससे होने वाली नेट कंसिडरेशन को फिर आप इन्वेस्ट करोगे किसमें, एक और रेजिडेंशियल हाउस में, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितना अमाउंट हम लोगों का यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। तो जैसे कि अभी तक आपने पिछले जितने भी सेक्शन थे उन सब में आपने ये देखा कि जो नया सेट आप परचेज कर रहे हो उसकी जितनी कॉस्ट होगी उतना ही अमाउंट आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता है और मैक्सिमम आप कैपिटल गेन जितना आपको हुआ है उतना अमाउंट आप यहाँ पर एग्जेम्प्ट करा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या बोला, कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर क्या बोले, होल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। सपोज आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपना कोई ट्रांसफर किया और आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने पे जो नेट कंसिडरेशन रिसीव हुई वो सपोज हुई 10 लाख रुपए, ठीक। अभी 10 लाख रुपए की आपको नेट कंसिडरेशन यहाँ पर रिसीव हुई और आपने जो नया घर खरीदा है, ठीक है, जो न्यू हाउस आपने परचेज किया, न्यू हाउस परचेज, ठीक है, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया न्यू हाउस परचेज। जो आप नया हाउस परचेज कर रहे हो वो आप मान लो कर रहे हो 12 लाख रुपए का, ठीक। तो नेट कंसिडरेशन आपको मिली थी 10 लाख रुपए, आपको जो आपने नया घर खरीदा वो कितने का था, 12 लाख रुपए का। तो इस केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस इज ग्रेटर देन, ठीक है, नेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, होल अमाउंट ऑफ द ये कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। तो इस नेट कंसिडरेशन पे जितना भी आपको मान लीजिए कैपिटल गेन हुआ होगा, मतलब ये जो कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर किया इस पे जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ होगा वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन यहाँ पर आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि आपका 10 लाख रुपए की ये आपका वो था नेट कंसिडरेशन और मान लेते हैं कि इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी थी 6 लाख रुपए की।
तो नेट कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई 10 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी है 6 लाख रुपए। इसका मतलब कैपिटल गेन आपको कितना हो रहा है, कैपिटल गेन आपका हो रहा है यहाँ पर 4 लाख रुपए का। तो ये 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस आप परचेज कर रहे हो वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होता है किसके, नेट कंसिडरेशन के। इन केस मान लीजिए कि ये कम हो जाता है, जैसे यहाँ पर दूसरा केस अगर आप देखें तो दूसरे केस में क्या बोले, कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस इज लेस देन द नेट कंसिडरेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। अब प्रपोर्शनेट अमाउंट आप कैसे निकालोगे, तो प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपको कितना होगा, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस और होल डिवाइडेड बाई नेट कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी एग्जाम्पल में चेंज कर देते थोड़ा सा। मान लेते हैं कि हम लोगों ने जो न्यू हाउस परचेज किया वो यहाँ पर सपोज था 8 लाख रुपए का। ठीक है, तो नेट कंसिडरेशन हमको रिसीव हुई 10 लाख रुपए, इसमें से 6 लाख रुपए की हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, तो कैपिटल गेन हमारा निकल के आया यहाँ पर 4 लाख रुपए का। अब हमने जो नया हाउस परचेज किया वो सिर्फ 8 ही लाख रुपए का यहाँ पे परचेज किया, तो इसका मतलब नेट कंसिडरेशन क्या है, ज़्यादा हो गई किससे, न्यू हाउस से। तो यहाँ पर आपका ये कैपिटल गेन 4 लाख हुआ है, ये पूरा का पूरा एग्जाम नहीं होगा, प्रपोर्शनेट अमाउंट यहाँ पर आपका एग्जाम्प्ट होगा, और प्रपोर्शनेट अमाउंट आप निकालेंगे इस तरीके से। एक तो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका हुआ है यानी कि 4 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका 4 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस, तो कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस आपकी थी 8 लाख रुपए। ठीक है, डिवाइडेड बाई दी नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन आपको कितनी सी हुई है, 10 लाख रुपए। तो इसको जब आप काटेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये 5 कटे, ये 5 हुआ, ये और ये, तो 8 4 32 यानी कि 3,20,000। तो मतलब 4 लाख रुपए पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट ना होकर के प्रपोर्शनेट अमाउंट हमारा एग्जाम्प्ट होगा, यानी कि 3,20,000 रुपए यहाँ पर हमारा इसमें से एग्जाम्प्ट होगा, और बचे हुए 80,000 रुपये, ठीक है, बचे हुए 80,000 रुपये हमको यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है हम लोगों की सेक्शन 54F के अंडर में। इसके बाद इसमें भी सेम वही चीज़ है। ठीक है, जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला जो वो होता है प्रोविजन, वो इसमें भी वही है कि अगर ड्यू डेट आने तक, मतलब आपकी ड्यू डेट आने वाली थी, उस तक आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया अपने नए घर का, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है, ठीक है, वो आप कहाँ डाल दोगे, इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर जो आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है इसमें आप डाल दो। बाद में जो आपको 3 साल का टाइम दिया है उसमें आप आराम से घर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, और आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए मिल जाएगी। तो ये कंडीशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट में आता है हम लोगों का टैक्स ऑन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। अब देखिए वही चीज़ है, इसमें जो अमाउंट आपने इसमें अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, इसको आपको यूज़ भी तो करना पड़ेगा। 3 साल का मैक्सिमम आपको टाइम दिया जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन करवा लें घर का। तो अगर आपने अपना जो अमाउंट इसमें डिपॉजिट किया था वो आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड नॉट फुली यूटिलाइज विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम टाइम लेते हैं क्योंकि 2 साल का आपको परचेज में दिया गया था और 3 साल का आपको कंस्ट्रक्शन में दिया गया था, तो मैक्सिमम 3 साल का टाइम आपके पास में। तो आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया उस अकाउंट में, उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं करते हो जो काम आपको बोला गया था करने के लिए, तो 3 साल का टाइम आपको दिया गया, 3 साल के अंदर अंदर अगर आप नहीं उसको करते हो तो आपका क्या होगा, जो भी कैपिटल गेन का आपका अमाउंट था वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपका ये 3 साल का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में लोग बात करेंगे विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन की, किस केसेस में आपका जो एग्जेम्पशन आपको मिली थी वो विड्रॉ कर ली जाएगी। तो देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर है। पहले पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, assessee purchases or construct any other residential house other than the one acquired by the net consideration, ठीक है, within the period of 2 years or 3 years from the date of transfer। मतलब जिस डेट पे आपने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, इस डेट से लेकर के 2 साल के अंदर अंदर आपको परचेज करना था, या फिर इस डेट से लेकर के 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना था, कंस्ट्रक्शन कर लेना था। तो आपने क्या किया, कोई और घर, क्योंकि एक घर आपके पास में देखिए पहले था, जो हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पर डिस्कस की थी उसमें क्या था कि एक रेजिडेंशियल हाउस से ज़्यादा आपके पास में नहीं होना चाहिए, और इसमें आपका वाला जो आप खरीद रहे हो उसको नहीं इंक्लूड किया गया था। मतलब कहने का ये है कि इन टोटल आपके पास में मान लीजिए कि इस समय 2 रेजिडेंशियल हाउस है, एक आपके पास पहले से था और एक आपने अभी अभी नया नया परचेज या कंस्ट्रक्ट करवाया। तो ये 2 हाउस तो आपके पास में थे, लेकिन जो 2 साल और 3 साल का टाइम आपको दिया गया था, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में आपने एक और घर यहाँ पर परचेज या कंस्ट्रक्ट करवा लिया। तो यहाँ पे यही बोले एसएससी परचेजेज और कंस्ट्रक्ट एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस। तो आपने इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई और रेजिडेंशियल हाउस अगर परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट करवा लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो एग्जेम्पशन यहाँ पर दी गई थी वो आपसे विड्रॉ कर ली जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, न्यू हाउस, ठीक है, न्यू हाउस एक्वायर्ड बाय द नेट कंसिडरेशन, जो आपने नेट कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करके नया घर खरीदा था
उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया कब, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ठीक है, तो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ ट्रांसफर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस केस में डेट ऑफ परचेज है, किस केस में डेट ऑफ ट्रांसफर है। तो जिस डेट पे आपने नया घर एक्वायर किया था उससे लेकर के 3 साल के अंदर अंदर अगर आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, यानी कि सेल अगर आप कर देते हो उसको, तो फिर यहाँ पर आपका जो एग्जेम्पशन आपको दी गई थी वो क्या होगी, विड्रॉ हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए बात आती है कि जो कैपिटल गेन हम लोगों का टैक्सेबल होगा यहाँ पे, मतलब जो एग्जेम्पशन हम लोगों से विड्रॉ की गई है वो टैक्सेबल यहाँ पर किस तरीके से होगी। तो जो ओल्ड कैपिटल गेन आपका था, मतलब जो ओरिजिनल एसेट को आपने जब ट्रांसफर किया था, अपने ओरिजिनल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर किया, उसकी नेट कंसिडरेशन को आपने इन्वेस्ट किया और एक नया एसेट वहाँ पर परचेज कर लिया, एक नया हाउस आपने परचेज कर लिया। तो जो ओल्ड कैपिटल गेन आपको हुआ था, ठीक है, वो आपका ट्रीट किया जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो आपका न्यू कैपिटल गेन हुआ है, मतलब जो नया हाउस आपने एक्वायर किया था उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो, उस केस में आपको क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, तो वो आपका होगा न्यू कैपिटल गेन। तो न्यू कैपिटल गेन आपका ट्रीट किया जाएगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये दोनों, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि न्यू कैपिटल गेन से रिलेटेड है, न्यू हाउस को जो हमने ट्रांसफर किया उससे रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे किसमें, उस प्रीवियस ईयर में जिसमें आप घर को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो ओल्ड कैपिटल गेन आपका ट्रीट किया जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो नया वाला आपका कैपिटल गेन था वो आपका ट्रीट किया जाएगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये दोनों के दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने नया घर को ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया यहाँ पे सेक्शन 54F। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, उससे आपको पूरे तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी इन प्रीवियस ईयर 2021 टू 22 रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, अब इंडेक्सिंग इसकी कैसे करते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप चाहे तो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसके बाद बोले नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ ज्वेलरी इन द प्रीवियस ईयर 2021 टू 22 रुपीज़ 10,10,000, ब्रोकरेज पेड ऑन सेल रुपीज़ 10,000, और लास्ट में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस परचेज इन द प्रीवियस ईयर 2021 टू 22 इज रुपीज़ 5 लाख। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना आपको अमाउंट कंसिडरेशन में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर बोले 10,10,000। ठीक है, तो 10,10,000 आ गया। इसके बाद अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज आपने पे की है एक्सक्लूसिवली उस सेल के लिए, तो यहाँ पर वो हम लोग लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले माइनस करेंगे क्या, ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज को जब हमने माइनस किया, ये हो गई 10,000, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख जो है ये आपका क्या हो जाएगा, नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन आपका आ गया 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए जो नया परचेज करें आप, ठीक है, न्यू हाउस जो आपने परचेज किया है किस प्रीवियस ईयर में, 2021 से लेकर के 22 में, वो है 5 लाख रुपए का। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, नेट कंसिडरेशन और जो कॉस्ट है न्यू हाउस की वो क्या है, कम है, मतलब कॉस्ट ऑफ द हाउस कम हो रही है किससे, नेट कंसिडरेशन से। तो जब भी ये वाला केस होता है तो आपको क्या होता है, प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता है। मतलब इस नेट कंसिडरेशन से जब आप लेस करोगे अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये आपका है 3 लाख रुपए। तो इसको लेस करके आपको मिलेगा यहाँ पर 7 लाख रुपए। ये 7 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब ये 7 लाख रुपए देखिए नेट कंसिडरेशन क्योंकि ज़्यादा है कॉस्ट से, तो यहाँ पर ये 7 लाख रुपए पूरा का पूरा हम लोग एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकते हैं। इस केस में हम लोग यहाँ पर निकालते हैं अपना प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन जो हम लोगों का एग्जेम्प्ट होगा। तो उसको निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है यानी कि 7 लाख रुपए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस। तो कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस कितनी है, 5 लाख रुपए। और इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते किससे, नेट कंसिडरेशन जो हम लोगों को रिसीव हुई थी। ये नहीं कि फुल कंसिडरेशन आप लेंगे, नेट कंसिडरेशन आप हमेशा लेंगे यहाँ पे। तो नेट कंसिडरेशन है आपकी 10 लाख रुपए। तो नेट कंसिडरेशन 10 लाख से जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 जीरो यहाँ से जाएंगे, 1 जीरो ये कटेगा, तो 7,535 यानी कि 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 यहाँ पर हम लोगों का एग्जेम्प्ट होगा। मतलब जो 5 लाख रुपए का हमने नया घर खरीदा, ये पूरा का पूरा 5 लाख हम लोगों का एग्जेम्प्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पर एग्जेम्पशन कितनी मिली है, सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3.5 लाख रुपए, 3,50,000।
3,50,000 आपका होगा और टैक्सेबल अमाउंट जब आप निकालोगे तो वो होगा आपका 3,50,000, ये लेस होगा, ठीक है। 3,50,000 आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, मतलब ये आपका, इस पर आपको 3.5 लाख रुपए पे टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेम्पशन आपको कितनी मिली है, 3.5 लाख रुपए की मिली है। इसी के साथ हम लोगों का जो सेक्शन 54F था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब आपको किसी भी सेक्शन में, जितने भी अभी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, किसी भी सेक्शन में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं यहाँ पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।